Hi, it's Said Fawazan with Loud and Clear. And today my topic is how the world, especially India and Israel and some countries, tried to destabilize Pakistan. And not only in a way of war, not physically, but how politically they tried to do it first, how the stage was set, and then everything got happened. How is the new world order going? So, Iran and Israel are in a war right now, and Israel attacked Iran. Before that, India attacked Pakistan, and the Greater Israel thing is ongoing. So I'm gonna talk in Urdu because a lot of topics which I have to discuss, they are more related to Pakistan, politics inside Pakistan, and India Pakistan war. So mostly Indian Pakistani audience can watch it. So आज हम बात इस पे करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की गई, किस तरह से पाकिस्तान, ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है, बहुत सालों से इसका बीज बोया गया। उसके लिए किस तरह से बैरूनी इंटेलिजेंस ने, जिसमें सीआईए हो गई, आप कह सकते हैं रॉ भी किस हद तक इन्वॉल्व थी या किस तरह से उसको करना पड़ा। मैं ये नहीं कहूँगा कि रॉ ने मतलब हमारी मिलिट्री या जर्नैलों को कुछ कहा या किया या कुछ, तो वो इमरान खान को लेकर आए। लेकिन किसी हद तक इमरान खान को लाने में हमारी टेल, किसी हद तक नहीं बल्कि इमरान खान को बनाने में, ये हम बहुत सारे पॉडकास्ट में, तज्जियों में, किताबों में पढ़ चुके हैं, हर जगह ये तो क्लियर है कि किस तरह से धरने के बाद 2014-13 के धरने के बाद से कैसे सुप्रीम कोर्ट्स को कंट्रोल किया गया, कैसे इमरान खान को पावर दी गई। तो एक तरीके से हर चीज़ चलती है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी आपने इंडिया पाकिस्तान की वॉर देख ली, आपने देखा कि नतीजा क्या निकला इन द एंड, कि हमें जंग पे जाना पड़ा। और अब आगे नताइज देखें कैसे इस पूरे खत्ते की सिचुएशन चेंज हो रही है और कैसे हर चीज़ चेंज हो रही है। सो आपको सिर्फ कड़ियों से कड़ियों को मिलाना है। जस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कीजिए, तो आपको थोड़ा सा मेरा ओपिनियन समझ आएगा। दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। किसी को अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं कोई अकले कोल तो नहीं हूँ या कोई हरफ आखिर तो नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। सो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का तरीका स्टार्ट होता है जब लाहौर में सबसे पहले इमरान खान का जलसा किया जाता है, इनको लॉन्च किया जाता है। क्या किया जाता है कि पीपल्स पार्टी से सारे बड़े बड़े वडेरे ला के इनकी पार्टी में बिठाए जाते हैं, नून लीग के कुछ वडेरे इनकी पार्टी में ला के बिठाए जाते हैं, कुछ 2-3 मशहूर लोग ला के बिठाए जाते हैं। इमरान खान एक बहुत बड़ा जलसा ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। किसी को समझ नहीं आता इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया, क्या होगा, इतने लोग, इतने लीडर कैसे उसके साथ इकट्ठे हो गए। जहांगीर तरीन साहब आते हैं, अब तो खैर वो नून लीग का हिस्सा है। पता नहीं, नहीं सॉरी, नून लीग का नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी, माजरत चाहता हूँ, वो अपनी पार्टी बना ली। पहले वो नून लीग के एल आए हैं वो गवर्नमेंट में। तो कैसे वो आते हैं, वो फंडिंग करते हैं, और उनके ताल्लुकात किससे होते हैं? पाकिस्तान की उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट से। मैं पाकिस्तान की उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट से कुछ इख्तलाफात रखता हूँ, जो मैं खुल के बयान करता भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। जो इमरान खान साहब को लाने में कसूरवार थी, उनकी पार्टी को लाने में कसूरवार थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सो कॉल्ड बनाने में जिनका बहुत बड़ा रोल था। इमरान खान साहब ने खुद कितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ में कहा कि मेरे तो इजलासों में सेनेटर्स को और कौमी असम्बली के अरकान को भी जो है वो एजेंसीज जो थी वो लेके आती थी। कोई बिल पास कराना होता था तो वो मुझे बताते होते थे क्या करना है, और वो एजेंसीज लोगों को लाया तक करती थी। जगीर तरीन खान साहब अपने जहाज़ में ला ला के लोगों को बिठाया करते थे, और किस तरह से लोग आते थे। कैसे जगीर तरीन साहब ने उस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट बनाने के लिए इन सब को, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े वडेरे हैं, इनको ख़रीदा, इनके ऊपर पैसे लगाए, और जहाज़ों में, प्राइवेट जेट्स में बिठा बिठा के इनको सैर की और सब किया। और आप एक और चीज़ देखिए, जो ख़ास नुक्ता हम यहाँ पे नोट करेंगे, सोशल मीडिया का जो उसमें किरदार था। नो डाउट कि हमने एक नए टूल को यूज़ किया और बड़ा अच्छा यूज़ किया, लेकिन बड़े गलत मकसद के लिए यूज़ किया, नेगेटिविटी के लिए। इसीलिए ख्याल रखिए कि सोशल मीडिया जहाँ एक फ़ायदेमंद चीज़ है, उधर ही वो उतना ही नुकसानदेह भी है, जो पूरे के पूरे मुल्क, बल्कि पूरे के पूरे खत्ते और दुनिया में
तबाही की वजह बन सकता है। किस तरह से सोशल मीडिया में एक नई जनरेशन में, और जो लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फॉलो करते थे, उनके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई कि वो किसी और की बात सुनते ही नहीं थे। आम लोगों ने सोशल मीडिया यूज़ करना ही छोड़ दिया। जो लोग इख्तलाफ करते थे, उन्होंने ट्विटर जो अब एक्स है उस पर ट्वीट्स करना छोड़ दिया। कोई कमेंट्स करने, जिधर आप कोई उनके खिलाफ कमेंट करते थे, उनकी पार्टी के खिलाफ बोलते थे, उनकी लाइन के अगेंस्ट जाते थे, आपको गालियां दी जाती थी, आपकी माँ बहनों को गालियां दी जाती थी। इन्होंने लीडर्स ऐसे लेके आए जो अब तो बैरून मुल्क भाग चुके हैं बहुत सारे, उनमें से ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट ने वो काम किए कि अब शहबाज गिल जैसे लोग जो गंदी गलीज गालियां टीवी पे बैठ के देते थे, और अब भी आप उसका एक्स या ट्विटर देख लें, वो इतनी गंदी गलीज जुबान इस्तेमाल करता है अब की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज के बारे में। अब ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं रहा हुआ, जस्ट बिकॉज वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उनको गालियां दे रहे हैं। और अब भी खान साहब डील की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते ही हैं कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट उनको ले आए, वो उनकी बात मान ले, सब कुछ करने को तैयार है, और ये पार्टी फिर वैसे की वैसी बन जाएगी। खैर, खाली पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये नहीं किया, हमारी बहुत सारी पार्टीज इस चीज़ का शिकार रही हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलती रही हैं। पर हुआ ये कि हमारी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसमें DGISI जो थे, वो उनका बड़ा गलत किरदार था। 2 से 3 DGISI जो आए हैं, इसमें थे जनरल पाशा, और अभी के जो हमारे साबिक जिन्होंने PTI को बनाया, वो वाले DGISI साहब थे। और इनसे पहले एक DGISI साहब आए थे जिनका फिर आई गेस कोर्ट मार्शल थी, उनको सज़ा दी गई, ज़हीरुल इस्लाम साहब को, उनको बाहर बिठा दिया गया था। तो बहरहाल और जनरल बाजवा साहब ने जो इसमें किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में वो भी बहुत नेगेटिव था। अगर मैं जाऊं तो वो, अगर उनके अंडर DGSI ये सब कुछ कर रहे थे तो उनको इसको ज़रूर रोकना चाहिए था। लेकिन खुदा का बड़ा शुक्र हुआ, मिलिट्री की आदत चेंज हुई, और अब मिलिट्री के अंदर आप एक नया जोश और जज्बा देखते हैं, जिसके तहत वो एक मुल्क को एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाने की मेरे ख्याल में कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से आप इख्तलाफ करेंगे बलूचिस्तान पॉलिसीज़ पे, KPK की पॉलिसीज़ पे, वो साइड उस पर हम फिर किस दिन बात कर लेंगे, बिकॉज अभी हमारा मकसद ये कि अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे PTI को बनाया गया। और मैं बिल्कुल बलोची अवाम के साथ हूँ, KPK की अवाम और सबके साथ हूँ बिल्कुल, और हकूक़ और जो मिनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हमें ये ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। एहतियात से ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपको पता है कि आवाज़ उठाना आजकल बड़ा एहतियात का काम हो गया है। तो चलते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ। सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पे यूज़ किया गया, उसके तहत गालियाँ दी गई, मीम्स बनाई गई, पुराने वीडियोस के क्लिप्स निकाल निकाल के बाकी पार्टियों के ख़िलाफ़ उनको मिसयूज़ किया गया, और वायरल ट्रेंड्स बनाए गए। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जो इससे पहले पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया। जोसेफ गॉबल्स जो था, वो एडोल्फ हिटलर का मिनिस्टर होता था प्रोपेगेंडा का, वो उसका प्रोपेगेंडा सारा हैंडल किया करता था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही जैसी उसके पास पोस्ट थी। तो वो यही कहता होता था कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए सुन सुन के। तो यही हमने खान साहब के बारे में कहा। कभी आप खान साहब के सपोर्टर से पूछेंगे आप क्यों सपोर्ट करते हैं, आप भी पूछेंगे। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते थे सोना तो है ना सारा वज़ीर आज़म, उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो भाई खूबसूरत तो है ना, मतलब माय हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जैसे ट्रेंड्स भी आते रहे, जी जाके तकरीर बहुत अच्छी करता है, बोलता बहुत अच्छा है। एक उनकी सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच है जिसकी बेस पे उसको इतना प्रोपेगेंडा की उसका किया गया कि उसमें रिलीजन को यूज़ करके सबको करके कि जी इमरान खान मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। अब आप मदीना की रियासत की एग्जांपल लें, जो आपने अपनी किताबों में पढ़ा है, जो आप इस्लामियात में पढ़ते रहे हैं, जो आपको मदीना की रियासत में आपके माँ बाप ने आपको इसके बारे में बताया, टीचर्स ने, और जो आपका अपना नॉलेज है। और अब बताएं, क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाह रहे थे? क्या वो मदीना की रियासत थी? इस तरह से आप लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, और बड़े आराम से जिसका दिल करता है वो आपके सर पे चढ़ते हुए आ जाता है, और कोई शक नहीं इसमें कि वोट मिले। लेकिन इतने भी नहीं मिले थे जितने उनको दे दिए गए जब खान साहब अपना पहला इलेक्शन जीते। तो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया गया एक गलत केस में, जो बाद में सब ने माना, और अब सुप्रीम कोर्ट खुद उसके अगेंस्ट डिसीजन दे चुकी है। बट क्या हुआ? अब उसका कोई फ़ायदा है? कुछ नहीं। ये तो वही बात है जिस तरह भुट्टो को जिसने
फांसी दी, अब उसके खिलाफ भी केस आ चुका है। बट अब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, लाइक जब हो जाती हैं तो हिस्ट्री ठीक करने से कभी भी हिस्ट्री में ये चीज़ें हिस्ट्री में नहीं लिखी जाएंगी, हिस्ट्री में वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो लिख चुकी जा चुकी हैं। जिसको फांसी हो गई उसको हो गई, और जिसको वजारत उज़्मा से एक दिन में हटाना था उसको हटा दिया गया, और बस सारा कुछ कर दिया गया, सारा कुछ। और एक नया पूरा सेटअप ले आया गया, इलेक्शन करवाए गए, उससे पहले एक पूरा धरना करवाया गया। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को अपना दौरा जो है वो मुलतवी करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर थे या सदर थे, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। और किस तरह से इस्लामाबाद में वो जो ताहिरुल कादरी साहब को स्पेशली कनाडा से बुलाया गया, उनके बंदे शलवारें धो धो के सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे डालते रहे। फिर किस तरह ये लोग डंडे लेके और तबाही करते हुए पीटीवी के दफ्तर के अंदर घुस गए, जो कि स्टेट की हद तक एक क्राइम है, इतना बड़ा क्राइम है कि वो इज़ इक्वलेंट टू 9 मई। पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों उस पर कोई असर नहीं लिया, उस वक्त पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया, किसी को क्यों आज तक इमरान खान साहब को उसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाता। और उसके बाद उस बंदे को जो उस वक्त ऐसे मुक्के लहरा रहा के कह रहा था ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको सदर पाकिस्तान बना दिया गया। आरिफ अलवी की बात कर रहा हूँ मैं। सो ऐसे ऐसे नमूनों को तो सदर बनाया गया और ये कुछ किया गया है बैठ के। और क्या जी, आप इमरान खान के मिनिस्टर का सबसे फेवरेट वर्ड क्या था जी, वो बड़ा मशहूर हो गया, वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, पीटीआई उससे वायरल हो गई जी, बढ़ गया, हर बच्चा बच्चा घर में कहता फिर रहा होता है, जो कि इंतहाई सख्त नाजेबा लफ्ज़ है, जिसको आम घरों में बोला भी नहीं जाता, मतलब तहजीब याफ्ता घरों में ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। यहाँ से आपको पसंद आते हैं जी पीटीआई के मिनिस्टर्स, खैर वो साहब भी अब पीटीआई छोड़ चुके हैं। शहबाज गिल साहब गंदी गंदी गालियां, जट्टां दा पुत्तरा मैं कर दियांगा, मैं तेरी भैन नू ऐ कर देंगे, तेरी मां नू, ये वो बातें किया करते थे। फिर अब वो मरीम नवाज साहिबा के बारे में गंदी और शदीद नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो टीवी पे करते थे। और अब ये सारे लोग अमेरिका में बैठकर कर क्या रहे हैं, शहबाज भट्टी हो गया, ये इमरान रियाज खान जो कुछ जर्नलिस्ट बिके, जिस तरह आफ्ताब इकबाल था, ये सब थे, ये सारे सबूत मौजूद हैं। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं कहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे, हर जगह ये सब के सबूत मौजूद हैं, इन लोगों ने क्या किया और किस तरह करते थे। तो ये लोग सब क्या करते रहे। अब वो इमरान रियाज खान क्या क्या बातें नहीं करता था, पत्थर के लोग हैं, हमसे टक्कर लोगे तो टूट जाएंगे, कहाँ गए अभी पत्थर के लोग, किधर हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और अभी बैठ के बाहर पाक फौज के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, उधर जंग हो रही थी और इधर ये लोग बैठकर पाकिस्तान फौज के खिलाफ जहर उगल रहे थे। अभी भी हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस वक्त वहाँ पे हैं। इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की इतनी ख़तरनाक है, इस पूरे रीजन की, स्पेशली जो ईरान के साथ हो रहा है। ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए वो ट्रंप से मीटिंग थी जिसमें, और शहबाज गिल वहाँ जांच करने के लिए पहुंच जाता है, कोई मीडिया कवर नहीं करता, कोई न्यूज़ इवन सोशल मीडिया पे भी कवरेज नहीं होती, कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती। लेकिन कनाडा, यूरोप, अमेरिका में ऐसे ऐसे लोगों को मैसेज किया, बाकायदा इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें ये स्पेसिफिकली ये लोग पूरे पूरे ट्रेंड्स शेयर करते हैं कि जी आज ये करना है, आज वो करना है, बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इंडियन लॉबीज़ के बहुत क्लोज हैं ये लोग, उनके साथ बहुत काम कर रहे हैं। मेरा इंडिया से कोई मुझे इंडिया से कोई मसला नहीं है, मेरी इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा इस वक्त मकसद सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत है, और जो करंट इंडियन रिजीम है और जो करंट इसराइली रिजीम है, हम लोग उसके अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट है। हमारा लोगों से, आम इंसानों से कोई मसला नहीं। हम इंडियन पाकिस्तानी मिलके काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सब वी आर लाइक नॉर्मल पीपल। ना मेरे ख्याल में इंडियंस को अपने प्राइम मिनिस्टर पसंद है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, पंजाब में तो ख़ास तौर पे आपको उनकी बहुत मुखालिफ लोग नज़र आएंगे। आप टीवी पे पन्नू साहब एक आते हैं, सरदार जी, उनको सुनते रहते हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं गुलपतवंत सिंह पन्नू साहब, तो वो भी बड़ा खुल के बोलते हैं सारा कुछ इसके बारे में। इमरान खान साहब को लाया जाता है पाकिस्तान में, वो मिलिट्री के खिलाफ आहिस्ता 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 सबको कर, पहले वो मिलिट्री को आसमान पे चढ़ा देते हैं क्योंकि वो मिलिट्री उनको लेके आई थी। एकदम से जब मिलिट्री को समझ आना शुरू होती है कि हो क्या रहा है, हमने चीज़ों को ठीक करना है या चेंज होने लगती है गवर्नमेंट, मिलिट्री के खिलाफ एक ख़ास साजिश शुरू की जाती है।
जो लफ्ज़ मुझे सिर्फ़ ये बताइए, जो लफ्ज़ जनरल गौरव आर्य, वो सॉरी मेजर गौरव मैंने जनरल कह दिया, वो तो बेचारा मेजर पे रिटायर हो गया था, उसको हटा दिया गया था। मेजर गौरव आर्य इंडियन टीवी पे बैठकर बोलता है, एग्ज़ैक्ट वो लफ्ज़, कि आप पीटीआई के लोग, ये जो सगत बाहर बैठकर बकवास कर रहे हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे और इधर-उधर, जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनवाए हुए हैं, क्या ये वही ज़ुबान एग्ज़ैक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे? गौरव आर्या कहता था जी, जब जंग हो रही थी तो आपने ट्रांसमिशन में लाइव देखा, आसिम मुनीर का सर काट कर ले आओ मेरे पास। कौन शख्स ऐसी बातें करता है? कभी आपने किसी आम पाकिस्तानी के मुँह से ऐसी बात सुनी है, जिसने कभी इंडियन आर्मी चीफ, इवन इज़राइली आर्मी चीफ के बारे में भी ऐसी कोई बात की हो? कोई ऐसी बात नहीं करता। पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल नेशन एंड वी डोंट want war and we with anyone. We are not against anyone. We just want our safety and we want peace. हमें खत्ते के लोगों के लिए, हमें खत्ते में अमन चाहिए, लोगों की हिफाजत हमें प्यारी है। सो वही लव सेम जो जो पीटीआई का नैरेटिव रहा है पिछले 3 साल में, जब मिलिट्री की गाड़ियों पे पत्थर मारे गए, मिलिट्री के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई जिसको लीड इमरान खान ने किया और उनके बारे में गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। इंटरनली एक और गंदी कैंपेन चली जो चली, करते रहे सारा कुछ। और वही चीज़ इंडियन मीडिया पे चलती रही, जो इमरान खान कर रहे होते थे वही इंडिया का नैरेटिव होता था, वही इमरान खान का नैरेटिव होता था। आफ्टर ऑल क्या होता है, हालात इस मैच पे पहुंच जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जंग के करीब आ जाते हैं। जंग होती है, जंग के बाद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनते हैं, जनरल आसिम मुनीर। इमरान खान कहता है वो अपने आप को बादशाह सलामत क्यों नहीं बना लेते। मुझे बताएं कि इमरान खान और इंडियन नैरेटिव में दौरान जंग, इन दोनों के नैरेटिव में क्या फ़र्क है, और पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने में इमरान खान साहब ने क्या रोल प्ले किया, किस हद तक उन्होंने ये रोल प्ले किया है कि पूरे एरिया की ये सिचुएशन हो चुकी है। और आर्मी की क्या सिचुएशन हो गई थी कि लोग गुजरती गाड़ी को देखकर गालियां दिया करते थे मिलिट्री की। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में हमने देखा है, कभी किसी ने मिलिट्री की इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। आप कैसे फौजियों के घरों में घुस के उनकी पेंटें उठा उठा के गाड़ियों में लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखो जी, मैं उसके घर में घुस गया हूँ, मैंने तोड़ दिया, ये मैंने फौजी की पेंट उठा दी। क्या ये महज़ब मुआशरा को ये चीज़ कहते हैं? ये चीज़ सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाई है। किसी मुल्क के लोग अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह से नहीं होते, जो आपके लिए जाने दे रही है बॉर्डर्स पे डेली बेसिस पे। आपके जवान वज़ीरिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान से एजेंसी हो रही है, उसको रॉ सपोर्ट करती है, बलूचिस्तान में बीएलए को रॉ सपोर्ट करती है। बीएलए की हर चीज़ पहले इंडियन मीडिया बताता है, बाद में बीएलए से खबर आती है। और ऐसे दौर में अपनी मिलिट्री के खिलाफ जाना, अपनी उस फौज के खिलाफ जाना जो आपकी सरहदों की हिफाजत में खड़ी है, जो डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, जिन जवान हमारे 21-21 साल के, रिसेंटली एक लेफ्टिनेंट साहब शहीद हुए, वो अक्टूबर में पास आउट हुए थे और मई में उनकी शहादत हो गई। खुद सोचिए आप। और आप कभी इन फौजियों के माँ बाप के जज्बे देखें, वो कैसे बुलंद हौसले के साथ कहते हैं कि हमें बताओ उसने सीने पे गोली खाई है या क्या किया है, तो फिर लेकर आओ उसकी बॉडी। आपने वो इंटरव्यू सुना होगा सोशल मीडिया पे और नेशनल टीवी पे भी, कैसे वो माँ बताती है अपने फौजी बेटे के बारे में कि उसने कहा कि माँ दुआ करो मैं शहीद हो जाऊं, और कैसे वो हौसले के साथ बताती हैं। सो हम लोग कभी भी इमरान खान वाला पाकिस्तान जो हमने देखा है, हम लोग कभी भी वैसे नहीं थे। अब भी मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे हालात हैं पाकिस्तान में, बड़ी करप्शन है, सारा कुछ है, मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करना चाह रहा, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट इमरान खान के दौर में पंजाब का क्या हाल हुआ, सिंध का क्या हाल हुआ, बलोचिस्तान का क्या हाल हो गया, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब किस तरह से उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में उस्मान बुजदार कहाँ से आए, ये सारे लोग पीपल्स पार्टी में कैसे शामिल हो गए। इमरान खान तो फ्यूडलिज्म के खिलाफ बात करते थे, वो तो इन सारे चोरों लुटेरों से जान छुड़ाने की बात करते थे। वो तो कहते थे कि शेख रशीद को मैं अपना चपरासी भी ना रखूं, और वो कितना अरसा उनके मिनिस्टर है, और शेख रशीद वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरी बात हो गई, ये हो गया, वो कहाँ गए सब? ये सब प्रोपेगेंडा था, ये सब प्रोपेगेंडा था, यही प्रोपेगेंडा नाजीज ने किया था, यही प्रोपेगेंडा पहले किया गया और लोगों के दिमाग खराब किया कि हिस्ट्री में ये चीज़ें सारी लिखी है, किताबों में लिखी हुई हैं चीज़ें।
जब मीडिया पे एजेंडा सेटिंग की गई, मीडिया चैनल्स पूरे पूरे ARY और बोल्ड टीवी क्या दिखाता था, इमरान खान के खिलाफ इतनी सी भी चीज़ नहीं चल सकती थी। हर वक्त इमरान खान की मद्दासराइयाँ होती रहती थी, बैठ के किसी चैनल किसी प्रोग्राम में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं बोला जाता था। क्या हुआ सबको? अब जब प्रोपेगेंडा रिवील हुआ है, तो अब आप लोग खुल के बात क्यों नहीं करते हैं कि आपको इंडियन मीडिया और इमरान खान का नैरेटिव और इंडिया का जो जो मोदी का, सॉरी मैं इंडियन में मोदी कहूँगा एग्जैक्टली, जो मोदी मीडिया गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, मोदी का और इमरान खान का नैरेटिव सेम क्यों है? और अब इसराइल पहले, और इस पूरे अटैक के पीछे जो पाकिस्तान में किया गया, जिसका जवाब हमने ऑपरेशन बनियान महसूस के थ्रू दिया, उसके पीछे इसराइल था। इसराइल के साथ इन्होंने मिलकर इंडिया ने ये अटैक किया उनकी सपोर्ट के साथ। और जब अमेरिका को नज़र आया कि रिटेलिएशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर रहा है, इधर से चाइना ने भी, क्योंकि इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बच जाते हैं अगर ईरान ख़त्म हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा मिडल ईस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अगर आप देखें तो वो इस तरह से चलते आ रहे हैं। इसराइली रिजीम जो करंट इसराइली रिजीम है, जिसको ग्रेटर इसराइल के बारे में भी कहा गया, वो चलता 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 अब आपके सर पे आ पहुंचा है। ईरान कितनी देर तक फाइट कर लेगा? अल्लाह ताला उसको हिम्मत हौसला दे। मैं ईरानी लोगों के लिए बड़ी दुआ करता हूँ। लेकिन अमेरिका भी अगर आ जाता है तो रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने कितनी देर स्टैंड ले लेगा? उनके सारे की जनरल्स को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, उनके सारे साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया, और डेली बेसिस पे किया जा रहा है। तो हमारे आगे अब वॉल जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हम इंडिया और इसराइल के आगे डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं। वो जब कुछ चाहेंगे, जब किसी तरह चाहेंगे, कुछ अटैक कर देंगे, कुछ किसी और तरह से डिस्टेबलाइज। इस सारे माहौल को बनाने के लिए, ऐसा माहौल एक मुल्क में क्रिएट करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए पहले सियासी तौर पे एक मुल्क को कमज़ोर किया जाता है, जो इमरान खान के थ्रू पाकिस्तान को किया गया। अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया कि अब हमारे पास मिलिट्री क़यादत मेरे ख्याल में इतनी अच्छी आई कि उसने उस चीज़ को संभाला और बेहतर किया, और काफ़ी हद तक बेहतर किया। और अभी हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला के फजल से एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, और हमारी फोर्सेस बाकी जितनी भी हैं, और इनके अंडर जितनी भी फोर्सेस हैं। और लोग, ख़ास तौर पे लोगों का जो जज्बा था, लोग बड़ी जल्दी समझ गए कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह था। लेकिन अब भी जो लोग नहीं समझे, आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है आप करें, लेकिन आप उनकी गलत पॉलिसीज़ पे PTI और इमरान खान से पूछते क्यों नहीं, उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि आप और मोदी एक जैसा और इसराइल एक जैसा माइंडसेट क्यों रखते हैं? आप सब एक चीज़ क्यों चाहते हैं? जो कुछ आप खित्ते के साथ करना चाह रहे थे पाकिस्तान के साथ, वही तो मोदी और इसराइल कर रहा है, और उसके पीछे अमेरिका है, इंपीरियलिज्म आ रहा है। सो सऊदीज क्या करते हैं? यही क्या कर लिया सऊदिया ने, क्या कर लिया कतर ने, UAE ने, किसने क्या कर लिया? किसी ने कुछ किया? एंड पे आप थे और चाइना था। यही होगा अगर अभी भी आप नहीं संभालते हैं अपने आप को, अगर आप अपनी इस मिलिट्री को सपोर्ट, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के लिए डिफेंस की स्ट्रॉन्ग लाइन बनी हुई है, हार्ड लाइन बनी हुई है, और आप लोगों को भी मजबूत होना पड़ेगा इसके लिए। कुछ अरसे के लिए सियासी इख्तलाफात बुला दीजिए, ठीक है, महंगाई के लिए ज़रूर बात करें, करप्शन पे ज़रूर बात करें, चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। बहुत सख्त हालात हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली जो मिनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान क्यों बना था? क्योंकि मुसलमान एक मेजॉरिटी थे, और एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू रूल उस वक़्त जो था, उनके साथ ज़्यादती और ज़ुल्म होती थी। तो कायदे आज़म का जो मोटिव था वो ये था कि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ फ्रीली रह सकें, कोई क्रिश्चियन हो, कोई अहमदी हो, कोई हिंदू हो, सिख हो, सारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, अपनी अपनी इबादत गाहों में। रियासत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या करे, रियासत को मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो क्लियर कट अल्फाज लिखे हुए हैं ना। तो हमारी रियासत तो घुसी मज़हब के अंदर हुई है। तरीके लबैक पाकिस्तान के थ्रू इमरान खान को सपोर्ट करवा के नवाज शरीफ की सीटें कम करवाई गई, और अब उस तरीके लबैक को यूज़ किया जाता है, कभी किसी के खिलाफ आजकल वो अहमदियों के पीछे पड़े हुए हैं। आप कैसे किसी को नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं? एक बंदे ने एक मस्जिद बनाई, आपने कहा इसको मस्जिद नहीं कहना, उसने उसको इबादत का कहना शुरू कर दिया, ठीक है वो भी मान गए।
इबादत गाह के बाद आप अब वो अंदर जाते हैं भाई, अंदर वो कमरे में जाके नमाज पढ़ते हैं, जैसे भी करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, आप उसको उससे कैसे रोक सकते हैं? आपने दुनिया में कोई ऐसी मिसाल देखी है कि स्टेट खुद किसी को इबादत करने से रोके और उसे कह दे कि नहीं, तुम इस एफिडेविट पे साइन करो कि तुम ईद की नमाज नहीं पढ़ोगे या ईद पे इबादत नहीं करोगे और ईद पे कुर्बानी नहीं करोगे और बकरा नहीं काटोगे, इस ज़िबा करोगे। इससे क्या होगा, मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा 295A, B और C, या तो उम्र कैद हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। ये जुल्म कर रही है स्टेटस। इस पे गवर्नमेंट, मिलिट्री, हमारे जो सिविल एक्टिविस्ट हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वकला, जो पढ़े लिखे वकला हैं, वो नहीं जो पीटीआई के थे या वो जो गाने गाया करते थे, जागो जागो मंजिल जाग रही है, असली पता नहीं वो क्या होता था, फिर आएगा, वो एतजाज़ हसन जो गाने गाया करता था। ड्रामाई अदालतों के पीछे नहीं आपने चलना। या जो वो इमरान खान साहब की एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, वो जो जब उनको खिलाफ कोई केस बनता था तो वो घर से उठ के आ जाया करते थे 24 घंटे, जज साहब आके उनको वो जो मर्जी उनको वो देना होता था, रिलीफ वो दे दिया करते थे। सो इन अदालतों में बड़ा मजाक किया गया। जनरल काजी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ इतना लिखा अपने फैसले में कि अगर कोई इबादत कर रहा है तो आप उसको उससे नहीं रोक सकते हैं। कोई प्राइवेटली मस्जिदों को ठीक है, गुंबद बनाने से आपने रोक दिया, लेकिन जो मस्जिदें पहले से बनी हुई हैं अब उनके गुंबद नहीं गिराए जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान में अहमदियों की मस्जिदों के गुंबद गिराए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनकी कब्रों को तोड़ा जाता है कि हमारी जैसी कब्रें इनकी क्यों हैं। किस मुल्क में होता है ये? इमरान खान साहब के दौर में तो ये पीक पे था बिल्कुल, और अब भी पीक पे है। इमरान खान साहब तो खैर हर वक्त वो इस्लामी टर्जी अपनी हर तकरीर में अहमदियों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला करते थे। एटलीस्ट इसमें फ़र्क आया कि ये वज़ीर आज़म तकरीरों में अपनी नहीं बोलते, पर तरीके लबैक सारा कुछ वही कर रही है। तो क्या गवर्नमेंट को वो पता नहीं है, पुलिस को वो पता नहीं है? बाज़ जगह पुलिस भी मजबूर है, वो खुद अरेस्ट करती है, जो नमाज पढ़ के निकलता है उन सबको बस भर के अरेस्ट करके ले जाते हैं। पता नहीं ये कहाँ का कानून है, मुझे तो नहीं समझ आती। कानून तो है ही नहीं है, मतलब बदतमीजी है, कहाँ की बदतहजीबी है कि ये किया जा रहा है। टीवी पे जो इसके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ इतनी कैंपेन और इतना कुछ चल जाता है कि बेचारे बोल भी नहीं सकते। डॉन पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वसतुल्ला खान साहब और उनके प्रोग्राम जो आता है रात को, कि फिर ये जो हमारे पॉडकास्ट हैं, जैसे डॉक्टर तैमूर रहमान हो गए यूट्यूबर, जो लम्स के प्रोफेसर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। फिर शहजाद ग्यास हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, हमेशा मिनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले। तो बेचारे आजकल मैंने कल ही सुना है कि मारिया बी के हाथों उन पे एफआईआर कटवा दी और एफआईआर उनके पीछे कट गई। शर्म आनी चाहिए। शहजाद गयास पे एफआईआर कट जाती है कि उसने मारिया बी के कपड़ों के बारे में कुछ कहा है, पर वहाँ पे आपने अहमदियों से एफिडेविट साइन करा दिए कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, मैं ईद नहीं मनाऊंगा। उनको घरों में बंद कर दिया कि ईद के दिन तुमने बाहर नहीं निकलना। मस्जिदों के बाहर मौलवी इतने खड़े हो जाते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, एफआईए ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। मारिया बी के कपड़ों के बारे में सिर्फ एक जोक कर दो तो यहाँ पे एफआईए आपके पीछे पड़ जाती है। कमाल है, मतलब मैं क्या कहूँ इन हालात के बारे में। फिर ऐसे हालात में लोग मुल्क से जाएं, फिर कहते हैं जी लोग जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान से भाग रहे हैं, लोग जाएं ना तो क्या करें। और स्कूलों तक मुझे ये चीज़ ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इसका, गांवों से गांव में बड़ी परसिक्यूशन हो रही है माइनॉरिटीज़ की। क्या हिंदूज खुश रह रहे हैं पाकिस्तान में? क्या सारे क्रिश्चियंस को उसी तरह से हम देखते हैं जिस तरह बाकी मुसलमानों को देखते हैं? बचपन से मैं भी पाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने भी देखा है क्या होता है। सब सब कुछ मैं बोलना नहीं चाहता इधर, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कैसे डिफरेंट प्लेटें यूज़ की जाती थी। सो उस टॉपिक पे ना ही जाया जाए तो बेहतर है, लेकिन प्लीज़ इन सब लोगों के राइट्स उतने ही हैं जितने आप लोगों के राइट्स हैं, जितने मौलाना फजलुर रहमान के राइट्स हैं उतने ही इन सब के राइट्स हैं। उससे ज़रा बराबर भी कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ हैं। आप लोग माइनॉरिटी थे इसलिए आपने इतना अच्छा मुल्क हासिल किया, अलहदा मुल्क हासिल किया। यहाँ पे जैसा कि हमारे यहाँ सिख भाई जो हैं,
अल्लाह के फजल से उनको बड़ी आज़ादी है, सारा कुछ है, सब कुछ करें। बाकियों के साथ भी वैसे ही आप होना चाहिए। सारी माइनॉरिटीज़ को उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए हमें। इतने चर्चेस जला दिए गए थे, आज तक जड़ांवाला इंसिडेंट की रिपोर्ट पे क्या किया है हमने उस जमात के ख़िलाफ़ जिसने ये सब एक्शन लिया था। कुछ प्रोग्रेसिव मौलाना आरिफ गामदी साहब को आजकल सुनने का बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है पाकिस्तान को, या फिर गामदी साहब हो गए, या फिर एक हमारे जो हैं जो जेलम के एक मौलाना साहब हैं, उनकी कुछ यूट्यूब वीडियोस बड़ी अच्छी आती हैं जो एटलीस्ट टेररिज्म को रोकती हैं, एक्सट्रीमिज़म को रोकती हैं, इनके ख़िलाफ़ बात करती हैं। एटलीस्ट वो इन लोगों को परसिक्यूट करने का नहीं कहते हैं। सो परसिक्यूशन को रोकिए। मेरी खैर बात शुरू हुई थी खान साहब से, तो कहाँ निकल गई। तो यही है कि पोलराइजेशन इसी तरह सोसाइटी में फैलाई जाती है, सोसाइटी को वीक कर दिया था। जब आप पोलराइज होते हैं तो कोई भी आप पे आसानी से आके कब्जा कर लेगा। इराक क्यों तबाह हुआ, लीबिया क्यों तबाह हुआ, सीरिया क्यों तबाह हुआ? पहले उनको आपस में लड़ाया गया और फिर अमेरिका ने ऊपर से हमला करके उनको मार दिया और तबाह कर दिया। कोई शक नहीं अमेरिका ने किया, पर पहले आपस में लोग लड़े, कभी शिया सुन्नी लड़े, कभी कोई किसी से लड़ा, कभी कोई किसी से लड़ा। वो अंदर से वीक हो गए, खोखले हो चुके थे, उनकी गवर्नमेंट्स वीक हो गई थी। यही चीज़ इमरान खान ने पाकिस्तान में करने की कोशिश की। आपने सिर्फ उनकी गलत चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होना है। केपीके में खान साहब ने क्या कर दिया है, मुझे बताएं, क्या ऐसा बना दिया है कि चलें? केपीके में तो कुछ 10-12 साल उनको गवर्नमेंट मिली है, क्या बना दिया उन्होंने वहाँ पे? कितने हालात वहाँ पे बेहतर हो गए हैं केपीके में। रोज़ वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं डंडा लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान में, मारने आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एहतजाज करने आ रहा हूँ। ये टाइम है एहतजाज करने का? आपको शर्म नहीं आती है बात करते हुए? आप देखें दुनिया में हो क्या रहा है इस वक्त। 2 महीनों में 2 बड़े बड़े मुल्क, मतलब उसमें से 3, ईरान एक न्यूक्लियर, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स नहीं है। इसराइल के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, इंडिया के पास हैं। 4 में से 3 न्यूक्लियर कंट्रीज जो हैं जंग में जा चुकी हैं। ईरान जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी नेशन है, बड़ा मुल्क है, उसके खिलाफ फिर भी उसके पास एक अच्छी मिलिट्री सलाहियत है। 4 बड़े मुल्क दुनिया के जंग कर चुके हैं 2 महीने के अंदर, सिर्फ वो भी हमारे इस खित्ते में, हमारे साथ, हमारे अपने मुल्क में और हमारे बॉर्डर वाले मुल्क में। कल को इसराइल आके ईरान पे बैठ जाता है, अल्लाह ना करे, तो आप क्या करेंगे? उसका अगला टारगेट क्या होगा? वो तो कह चुका है उसका अगला टारगेट पाकिस्तान है। उधर से गौरव आर्या जैसे लोग जो बातें करते थे, वो जो फजूल बातें, इंडिया का मीडिया मुसलसल आपके खिलाफ अभी भी बोल रहा है, मोदी मुसलसल आपके खिलाफ कैंपेन कर रहा है। उसने कैसे इंडिया में प्रोपेगेंडा किया, कैसे लोगों के अंदर ये खौफ पैदा किया कि हिंदू मर रहा है, हिंदू खतरे में है, मुसलमानों के अगेंस्ट उसने सारे हिंदूज को उसने डिवाइड क्रिएट कर दी वहाँ पे। मनमोहन सिंह साहब ने कभी ये नहीं किया था, वाजपेयी साहब ने कभी ये नहीं किया था। अच्छे अच्छे वजीर आजम गुजरे हैं इंडिया में, अच्छा वक्त रहा है। हम मिलके फिल्में बनाते थे, मिलके गाने बनते थे, सारा कुछ होता था, लोग इधर से उधर आते जाते थे, एक्टर्स वगैरह, सारा कुछ। पाकिस्तान का कोई प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सकता, पाकिस्तान का कोई सिंगर इंडिया में नहीं जा सकता, पाकिस्तान का कोई एक्टर इंडिया में नहीं जा सकता। ये मोदी साहब के कारनामे हैं। इसमें इंडिया को मैं क्या ब्लेम करूँ? वो वही वो हम जैसे ही लोग हैं, बिल्कुल जैसे मैं आपसे बैठ के बातें कर रहा हूँ, वो भी ऐसे ही नॉर्मल लोग बातें करते हैं। अवाम तो खैर एक जैसी, आम आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, पर सियासत ले डूबती है। सो थोड़ा सा बताने का मकसद ये था कि आसपास चीज़ों को देखा करें, गौर व फिक्र किया करें। जब इमरान खान ये सब कर रहा था उस वक्त भी हमें नज़र आ रहा था, हम बोलते थे, पर हमें गालियाँ पड़ती थी कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तब टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान जब अटैक कर रही है, रॉ से पैसे लेके पाकिस्तान के अगेंस्ट मुसलसल अफगानिस्तान से डेली फौजियों को शहीद कर रही है, उसके लीडर को इमरान खान साहब ने दौर में छोड़ा गया, वहाँ से जेल से निकलवाया गया। ये क्वेश्चंस करें ना उनसे, ये सब क्यों हो रहा था, किसके कहने पे हो रहा था, ये सब कैसे हो रहा था? क्या खान साहब के पीछे रॉ थी? क्या खान साहब रॉ के लिए काम कर रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे प्रोपेगेंडा करने में इतना सारा, वाशिंगटन डीसी से जिन्होंने बड़ी बड़ी फर्म्स हायर की हुई थी, सारी दुनिया की कंट्री से बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज हायर की हुई थी, जो पूरा प्रोपेगेंडा
ऑल ओवर द वर्ल्ड किया करती थी और पाकिस्तान के अंदर किया करती थी, और कैसे एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग और एक प्रोपेगेंडा वॉर चलाई गई। वो खान साहब ये सारे फंड्स कहाँ से लेके आ रहे थे? खान साहब के साथ दुनिया की कौन कौन सी एजेंसी काम कर रही थी जो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन फैला रही थी? ये सवाल कीजिए उनसे। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, पर जो कुछ वो कर रहे थे वही इस वक्त मोदी का नैरेटिव है और वही इस वक्त इसराइल का नैरेटिव है। सारा कुछ मिलता जुलता नज़र आता है। क्या हमें इतना वीक किया जाना था कि पहले, अब आप देखिए कि कैसे पहले इसराइल ने इंडिया की हेल्प करके वहाँ अटैक किया और उसके बाद अब फ़ौरन से उधर अटैक कर दिया। ये पूरा एक पार्ट ऑफ अ प्लान था। इधर से उसको क्यों मुंह की खानी पड़ी? क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी वीक नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री, अल्लाह ताला के फजल से हमारी फ़ौज बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह ताला के फजल से। ताकत सारी अल्लाह के पास है। कहने का ये मकसद है कि बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, लेकिन खुदा ताला ने हमारी हिफाजत की। हमारी फ़ौज में इतनी सलाहियत है कि वो बहुत अच्छी तरह लड़ सकती है। लेकिन 2025 में लड़ना कोई अक्लमंदाना बात नहीं है। जब जंगें होती हैं तो नुकसान होता है, आम लोगों का नुकसान होता है। फ़लस्तीन का देख ली क्या हाल हो रहा है। इसराइल ने फ़लस्तीन में क्या कुछ कर दिया है। सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये सारा कुछ हमास कर रही थी और हमास के लोगों को मारा जा रहा है। आप कनाडा का टीवी देख लें, अमेरिका का टीवी, इंग्लैंड का टीवी, सबका टीवी। लोग इसराइल को गलत नहीं कहते, लोग फ़लस्तीनियों को गलत कहते हैं। थोड़े से लोग उठ रहे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं आजकल, मैं ये नहीं कहूँगा सब, लेकिन मीडिया अब कम्प्लीटली चुप है एक तरफ से। यही पाकिस्तान में किया गया जब खान साहब आए थे, यही टैक्टिक यूज़ की गई। सो मीडिया, खबरें पढ़िए, खबर पढ़ने का तरीका सीखिए। आप सब जर्नलिज्म पढ़ें, पुराना वाला जो जर्नलिज्म जैसे में पढ़ाया जाता था ना, आप पढ़ें जर्नलिज्म, आप सीखें खबर को किस तरह पढ़ा जाता है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे आने वाली हर चीज़ सच नहीं होती। और अपनी फ़ौज को कमज़ोर मत करिए। जिन मुल्कों की फ़ौज कमज़ोर होती है उनके साथ क्या होता है वो आपने देख लिया इस पूरे खत्ते में। आपके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और आपकी फ़ौज स्ट्रांग है, इसलिए आप अल्लाह ताला के फजल से पुरसकून बैठे हैं। बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको इतना सुकून होता है कि हमारे घर वाले पीछे बैठे हैं तो हमारी फ़ौज है, तो इंशाल्लाह हमारी बचत हो जाएगी। ये बड़ा एक रिलीफ होता है। हाँ, हर गलत बात पे सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। ये ना मैं कोई ISPR की तरफ से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक जनरल बातें कह रहा हूँ सिर्फ आपके साथ। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इन बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा। कुछ और बातें आपके सामने लेकर आऊँगा। बहुत सारे पॉइंट्स मेरे से मिस हो गए हैं इसमें, मैं बात कुछ करना क्योंकि दूसरी तरफ निकल गया आजकल, क्योंकि परसिक्यूशन पे भी मैंने बात करनी थी और साथ कैसे खान साहब के लोग बाहर बैठ के ये कैसे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जैसे लोग गंदी गलीज प्रोपेगेंडा कह रहे हैं और बाहर से लिख रहे हैं फजूल चीज़ें, यूट्यूब वीडियोस बनाते रहे। खुद सोचा करें वो लोग जो बातें कर रहे होते हैं। आप खुद सोचें, आफ्ताब इकबाल जब अपना प्रोग्राम किया करता था, बड़ा प्रो नून लीग होता था, सारा कुछ शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ उसके हर काम की, सारा कुछ। आप पंजाब के खुद हालात देख लें कि आपको बेहतरी नहीं नज़र आती? सड़कों पे हर जगह ये वो डेवलपमेंट। और किसी सूबे में KPK में चले जाएं, जो खुद मुआवजा कर लें जाके। आफ्ताब इकबाल कैसे कहता होता था ये कर दिया गवर्नमेंट ने, वो एकदम से अब आफ्ताब इकबाल जो है वो पलटता है और शदीद मुखालिफ हो जाता है और इमरान खान की मद्दासराइयाँ शुरू कर देता है। उसके सारे जो वो जोकर्स बैठे होते हैं वो भी वही सारे बातें करनी शुरू कर देते हैं। जो स्टाफ बैठा होता है सारा एकदम प्रोग्राम का कंटेंट ही चेंज हो जाता है। हर कोई फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, पूरे मुल्क को फौज के खिलाफ शुरू बोलना शुरू कर देते हैं। कभी आपने सोचा है फौजी गाड़ियों पे पत्थर मारेंगे, उनके घरों में घुस के उनको मारेंगे, शोधा के मॉन्यूमेंट्स को जलाएंगे? क्या कैप्टन कर्नल खान शहीद शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का मॉन्यूमेंट ये डिज़र्व करता था कि उनके साथ ये किया जाता जो हुआ 9 मई को? 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जंग की गई। ये इंडिया का पहला हमला था पाकिस्तान के ऊपर और इसमें फॉरेन एजेंसीज इन्वॉल्व थी जिन्होंने PTI को यूज़ करके पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ये सब करवाया। और फिर इंडिया ने दूसरा हमला किया 7 से 8 मई को, बल्कि डेट्स भी बहुत मिलती हैं। तो मुझे तो ये कड़ियाँ मिलाना, मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कर, आप खुद सोचें, आपको आंखों से नज़र आएगा सारा कुछ किस तरह ये सब जुड़ा हुआ है एक साथ से। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। तो फौज अगर सख्त जवाब ना देती तो
हमारा बहुत नुकसान हो सकता था। और अभी देख लीजिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, आपको खुद नज़र आ रहे हैं, रोज़ टीवी पे मिसाइल चलते, बम चलते हर जगह। दुनिया इस वक्त बहुत खतरे में है। वर्ल्ड वॉर 3 के करीब हम जा रहे हैं ऑलमोस्ट। रशिया यूक्रेन भी लड़ रहे हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ कीजिए, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू।